बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट इकयान साहब की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज हम बड़े एक अहम मौजू के ऊपर जो अक्सर व बेशतर जो है आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलता है कि किसी का चेक डिसऑनर हो जाता है या कोई चेक जाली होता है, तो वो उसके क्या मामलात और कैसे होते हैं। ये एक ऐसा रोज़मर्रा का एक ऐसा लेन देन है। तो इस मौजू का आज हमने इंतखाब किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। इस ज़मन में जो है मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा अपने बहुत ही मेहमान गिरामी के साथ। मोहतरम शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, ये मुल्तान में होते हैं और SNA लॉ एसोसिएट्स के रुए रवा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों के अंदर जो है इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं, जहाँ पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप बिलनफ्स नफीस इनको बिलमुशाफा मुलाकात करना चाहें, तो ये शाम 7 से 9 बजे तक जो है अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आइए मैं आपका तारुफ करवाता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं वेलकम। सर आप? सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वेलकम टू द शो सर। सर थैंक यू। सर आज वेलकम। मैं एक मरतबा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फिर आपकी गोनागो मसरूफियात के अंदर से जो है वो हम वक्त हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो आज का हमारा मौजू सर, आपको पता है कि ये रोज़मर्रा के अंदर ये चेक डिसऑनर और रकम का लेन देन जो है, ये बजरिया चेक जो है वो तकरीबन हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा जो होता है वो होता है, और कोई ना रोज़ ऐसे मामला पेश आ रहे होते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगा कि वक्त चूंकि हमारे पास सर मुख्तसर होता है, तो इसके अंदर आप सर इसकी जो पहले तारीफ है, अगर उसके हवाले से सर रोशनी डालें कि ये जाली चेक और चेक डिसऑनर जो है, ये इसकी क्या तारीफ है, ये क्या चीज़ होती है सर। सर 489F जो है उसमें जाली चेक की जो है तारीफ की गई है। ऐसा चेक जिसको जब पेश किया जाए बैंक में और बैंक उसको डिसऑनर करे, यानी उस चेक की रिस्पेक्ट ना करे और उसको वापस कर दे किसी भी रीज़न की बिना पे, जो बैंक उस रीज़न लिखता है फिर उसमें कि ये रीज़न है, तो उसको कहा जाता है डिसऑनर चेक। और 499 एफ में ही तारीफ की गई है, लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है कि जो बदनीति साबित करना ज़रूरी है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स बदनीति से ही चेक देता है, मतलब एक शख्स ने चेक दे दिया, लेकिन उसके अकाउंट में रकम मौजूद नहीं है उतनी, तो उसको पता ही नहीं है कि मैंने चेक इतनी रकम का दिया, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो वो उसको बंदे को कह सकता है कि जी आप दोबारा 2 दिन बाद उसको जमा करा दें, मैं पेमेंट जमा करा देता हूँ। मतलब वहाँ बदनीति नहीं है। जी। डिसऑनेस्टी जो है वो बुनियाद है इसकी, मुलज़म की ये साबित करनी कि उसने बदनीति से दिया चेक। और दूसरी बात ये है कि ये जो 499 एफ का इज़ाफ़ा जो ताज़िरात पाकिस्तान में हुआ ना, वो 2002 में हुआ है। पहले 499 एफ का कोई वजूद नहीं था। अच्छा। बल्कि ये जो ताज़िरात पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने जो बनाई है, ये इसको 100 साल से ज़्यादा का अरसा जो हो चुका है, इन कवानीन को, ये वही चल रहे हैं। हमने कुछ 5-6 सेक्शन ही इंट्रोड्यूस कराए होंगे इनमें, अच्छा। पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान बनने के बाद से, वरना वही कवानीन चल रहे हैं। उन 5-6 जो कवानीन हैं, उनमें 499 एफ भी शामिल है, जो 2002 में जो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, तब इंट्रोड्यूस कराया गया था। इससे पहले भी ये मुकदमात होते थे जाली चेक के, लेकिन 499 एफ नहीं थी। वो जो कॉमन सेक्शन है 420, 468, 471 जो फ्रॉड से मुतल्लिका हैं, वो होते थे। लेकिन ज़रूरत महसूस हुई कि इसके लिए एक प्रॉपर जो है सेक्शन होना चाहिए, जो स्पेशली चेक डिसऑनर को डील करे। तो उस पे 499 एफ बनाया, दफ़ा जो इज़ाफ़ा किया गया था, उसमें 3 साल सज़ा रखी थी। अच्छा सर, इसमें आपने एक तो बड़े अहम चीज़ का ज़िक्र किया कि बदनीयती जो है वो साबित करना जो है वो इसमें इसका लाज़मी जुज़्व है, कि जब ये जो डिसऑनर हो जाता है चेक उस हवाले से। दूसरा सर ये है कि ये इसका जो डिफेंस ग्राउंड्स हैं वो, अगर ये कोई चेक डिसऑनर होता है तो इसमें दिफा किस तरह किया जा सकता है सर? सर, सबसे पहले मैं एक वज़ाहत कर दूँ कि चेक देना कोई जुर्म नहीं है। जब कोई चेक डिसऑनर होता है, तब जुर्म क्रिएट होता है। यानी जब किसी चेक पर डिसऑनर स्लिप लगती है, उस वक़्त जुर्म जो है, वो क्रिएट होता है, उस वक़्त जुर्म की बुनियाद बनती है। 499 तब लगता है। चेक पर जाली साइन हो, चेक गलत डेट हो, कुछ भी हो, वो ऑफ़ेंस नहीं है। ऑफ़ेंस तब है जब बैंक उसको
करार देगा कि उसको डिसऑनर करेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको वापस करेगा कि ये फलां रीज़न की बिना पर चेक जो है ये कैश नहीं हो सकता, तब ऑफेंस बनता है। एक तो ये वज़ाहत जो है आनी ज़रूरी थी। दूसरा ये है कि चेक के मुकदमात भी 2 तरह के होते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो 499 एफ है, हम फौजदारी को डील कर रहे हैं। चेक का सिविल सूट भी होता है। उस पर कभी फिर वो क्योंकि वो खुद एक अच्छा टॉपिक है, डिटेल उसमें बात हो सकती है, तो उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा बता दूँ अपने नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए कि चेक जो है 499 एफ की सूरत में पुलिस ने या अदालत ने आपको रकम नहीं दिलवानी। आपका 1 करोड़ का चेक डिसऑनर हो गया तो 494 एफ लग गई, एफआईआर हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको रकम दिलवानी है। उन्होंने आपको रकम नहीं दिलवानी, ना उनका इख्तियार है। उनका क्योंकि एक 494 एफ लगने का मतलब ये है कि चेक डिसऑनर हुआ, पाकिस्तानी कानून की तरह एक जुर्म है, उस जुर्म की सज़ा दी जा सकती है। रकम की रिकवरी के लिए सिविल सूट करना पड़ेगा आर्डर 37 के तहत, ज़ाब्ता दीवानी के तहत। उसमें कोर्ट को रकम की दिलवाने का इख्तियार मौजूद है, 499 एफ में नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि जब मुल्ज़म पकड़ा जाता है, जब मुल्ज़म जेल में जाता है, तो फिर उसके रिश्तेदार आ जाते हैं बीच में, कुछ ज़ामन आ जाते हैं। वो कोशिश करते हैं सेटलमेंट की कि हम रकम देते हैं, तो आप जो है पर्चा खत्म करवाएँ या ज़मानत उसकी कन्फर्म करवाएँ। तो जेल जग के खौफ से बाज़ दफ़ा रकम मिल जाती है, अक्सर बल्कि। लेकिन कानूनी तौर पर अदालत ने या पुलिस ने आपको नहीं दिलवानी। अब जनाब का दूसरा सवाल बड़ा रेलेवेंट है कि किन ग्राउंड्स पर ज़मानत मुल्ज़म की हो सकती है। मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं जिन पर ज़मानत मुल्ज़म की हो सकती है। एक तो ये है कि ये प्रोपर्टी क्लॉज़ में फ़ॉल नहीं करता। प्रोपर्टी क्लॉज़ हमारे कानून में कहते हैं जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा सज़ा हो। जी, जी। उनमें आम तौर पे अदालत ने ज़मानत नहीं लेनी। उनमें एक कानून में लिखा हुआ है। ख़ास रातों में तो लेंगे, लेकिन जो 10 साल से कम सज़ा वाले जुर्म होंगे, उनमें आम तौर पे अदालत ने ज़मानत लेनी है। ख़ास होंगे तो वो अदालत ज़मानत नहीं लेगी। तो ये एक तो सज़ा इसकी कम है जो 499 एफ में थी। अब जो नई तरमीम हो रही है उसको डिस्कस करते हैं बाद में। लेकिन जो 3 साल सज़ा है ये प्रिवेंटिव क्लॉज़ में चूँकि फ़ॉल नहीं करती इसलिए, एक बात। दूसरी बात सिर्फ़ इस बिना पे ज़मानत नहीं हो सकती कि 3 साल सज़ा है तो जनाब ज़मानत ले ली जाए। जब तक कि दीगर ग्राउंड्स नहीं होंगे। अ, एक बात मैं बताऊँ कि चेक के ग्राउंड्स बताने से पहले मैं बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में जो मैं देखता हूँ, चेक के 50% मुकदमात जो हैं वो झूठे होते हैं। लोगों को शऊर ही नहीं है, जैसे लोग निकाहनामे में हक में लिख के दे देते हैं ना मकान, कोठी और ये फलां-फलां, बाद में जब केस होते हैं तो समझ आती है कि ये देना ही पड़ता है। उसी तरह चेक का मामला है। लोग पंचायत में बैठे-बैठे ऐसे ही गारंटी के तौर पे चेक पकड़ा दिया। ठीक है? लोग जो हैं, वो कोई किस्तों पे चीज़ ली, वो ब्लैंक चेक ले लेते हैं लोगों से। आपको पता है कि जो साथ पे सामान देते हैं, फ्रिज वगैरह, वो ब्लैंक चेक ले लेते हैं। अच्छा, फिर बैंक से आप कर्ज़ा लेने जाएँ, वो आपसे ब्लैंक चेक ले लेंगे। तो ब्लैंक चेक तो खुदकशी है कि उसपे जो भी तरहीद लिख दी जाए। तो इसलिए कि चेक के मामलात में ख़ास तौर पे तफ्तीश में देखा जाना चाहिए कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं, ठीक है? तो सब चीज़ देखकर फिर होना चाहिए। ग्राउंड्स जो हैं, एक तो ये है कि मैंने बताया प्रोटोकॉल क्लाज़ फ़ॉलो नहीं करता, दूसरा ये हो सकता है अक्सर असल चेक जो है ना वो पुलिस को नहीं दिया जाता तफ्तीश में, मुल्ज़म नहीं देते। मुस्तकील से नहीं देता, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। क्योंकि उसको एक तो ये डर होता है बाज़ दफ़ा कि मेरा चेक जो है ये मिसप्लेस ना हो जाए, या टेम्पर्ड ना हो जाए। दूसरा वो बाज़ दफ़ा उसने सिविल कोर्ट में दिया होता है, तो इसलिए चेक नहीं दिया जाता असल कभी-कभी, तो वो अगर नहीं देते तो फिर ये एक ग्राउंड हो सकता है। क्योंकि असल एविडेंस जो जो स्टार एविडेंस है, स्टार डॉक्यूमेंट है, वो तो तफ्तीश में आया ही नहीं। तो इस ग्राउंड पर भी ज़मानत हो सकती है। फिर इसके अलावा जो हमारा कानून कहता है, वो है सेक्शन 30 है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 30 है कि चेक का कोई भी केस करना हो, उससे पहले जो चेक देने वाला है, उसको नोटिस देना ज़रूरी है। तो अगर नोटिस नहीं देते तो जो है ना वो कानूनी तौर पर एफआईआर ही नहीं हो सकती, एक जजमेंट है बाकायदा इस पे हाई कोर्ट की। अच्छा, इसके अलावा अगर चेक पर सेल्फ लिखा हुआ था, ठीक है? तो वो भी ग्राउंड है कि सेल्फ लिखने का मतलब ये है कि वो खुद ही उसको कैश करा सकता है, जो जिसने चेक जारी किया, कोई दूसरा नहीं करा सकता। फिर अ, ऐसा ये ग्राउंड भी हो सकता है कि अगर उसने कुछ सिविल कोर्ट में चेक की मनसूखी का कोई मुकदमा दायर किया हुआ है, पहले से मुल्ज़म ने किसी भी ग्राउंड पर कि ये चेक जो है चोरी हुआ या जाली है या उसने जारी नहीं किया, कोई भी ग्राउंड जो है, उस पर हो सकता है। अगर वो जो है या फिर अगर चेक उसकी बुक उसकी चोरी भी है, ये चेक चोरी है, तो उसने बैंक को अगर इत्तला दी हुई हो,
ऑलरेडी कि जी मेरी ये चेकबुक चोरी है और ये फलां नंबर के चेक जो हैं, ये कैश ना किए जाएँ। तो स्टॉप पेमेंट उसकी अब तरफ से खुद उसने जो की हुई हो। अभी बल्कि एक जजमेंट 2023 में आई है सुप्रीम कोर्ट की, प्रीएस्ट बेल कन्फर्म की गई है इसी ग्राउंड पर कि उसने खुद जो मुल्ज़म था उसने बैंक को रोका हुआ था, उसने एप्लीकेशन दी थी कि जी मेरी चेकबुक चोरी हो गई है, तो उसकी पेमेंट जो है, इन चेकों की पेमेंट ना की जाए। तो इसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस बेल भी जो है वो कन्फर्म की है। इस तरह मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं जिन पर बेल जो है वो मुल्ज़म की हो सकती है। दूसरा फिर प्रीवियस अगर बेल उसने करवाई है तो उसमें राज़ीनामे के भी चांस होते हैं, रकम दे के या साथ करवा के या कुछ भी, तो इन तमाम सूरतों में जो है बेल उसकी हो सकती है। अच्छा सर, इसमें आपने ज़िक्र कर रहे थे अभी चेक के हवाले से, तो इसमें आपने वो किस्तों वगैरह का और बैंक वगैरह के मामलात का ज़िक्र किया। कई दफ़ा आपको पता है कारोबारी लेन-देन के अंदर जो होता है वो चेक के पीछे जो है वो गारंटी लिख दिया जाता है। हुँ। तो इसका क्या सर अमल दखल है सर इस हवाले से कि अगर किसी चेक के पीछे ऑलरेडी गारंटी चेक लिखा हो तो क्या होता है सर? गारंटी चेक लिखा होगा तो फिर चेक जो है वो जो है उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं होगी, उस ग्राउंड पे बेल हो सकती है। बल्कि अगर चेक के मामले में देखा ये भी जाएगा कि दोनों के दरमियान चेक देने वाले में और चेक लेने वाले में रिश्ता ऐसा था कि उनके पास जो है चेक बुक दोनों के पास ही होती थी। जैसे कि पार्टनरशिप होती है, बाज़ दफ़ा 2 लोगों के दरमियान, तो अक्सर वो इकट्ठे डील कर रहे होते हैं, चेक वो भी लिख के दे रहा होता है, वो भी लिख के दे रहा होता है। या मियाँ-बीवी जैसे मैंने अभी केस बताया आपको, मियाँ-बीवी के पास दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं। अ, ठीक है, आपके घर में तमाम डॉक्यूमेंट घर में पड़े हुए हैं, वो आपकी बीवी की दस्तरस में भी हैं, बीवी के तमाम डॉक्यूमेंट आपकी दस्तरस में हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अदालत ये सब कुछ देखती है कि ये जो मामलात हैं मतलब इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ देखी जानी चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं है कि सिग्नेचर उसके हैं या तहरीर उसकी है तो ठीक है, बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए क्योंकि चेक के मैंने बता दिया कि मेरी नज़र में 50% केसेज़ झूठे होते हैं। अच्छा, अच्छा सर, इस ज़िम्मन में आपको मालूम होगा सर कि एक नई तरमीम भी आ रही है इस हवाले से। तो इसके बारे में सर थोड़ा वज़ाहत फ़रमाइएगा ताकि नाज़रीन जो हैं हमारे उनके इस हवाले से भी इल्म में इज़ाफ़ा हो कि जो नई तरमीम आ रही है वो क्या है सर? अच्छा सर, मैंने अभी एक बात की कि 50% केसेज़ झूठे होते हैं, लेकिन ये एक व्हाइट कॉलर क्राइम भी है, दूसरी तरफ देखा जाए तो। यानी अगर एक बंदा वाक़ई चेक देता है, बदनीति से देता है, तो ये इसमें आला अदालत ने करार दिया कि ये एक व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो दूसरे को ज़हनी अज़ियत देता है। एक बंदे ने फायर मार दिया, छुरी मार दी, वो उसके जिस्म को तकलीफ़ दी है। ये तकलीफ़ उसकी ज़हन को दी जाती है, मतलब बाज़ आपने एक बंदे से 10 लाख लेने हैं, उसने उधार लिया आपसे, चेक दे दिया, डिसऑनर हो गया, आगे वो कहता है कर लो जो करना है। तो आप उस ज़हनी अज़ियत से गुज़रेंगे। लिहाज़ा अगर जहाँ साबित हो के चेक दिया गया था और जानबूझ के उसने बदनीति से जाली चेक दिया, वहाँ मुल्ज़िमों को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि व्हाइट कॉलर क्राइम है और मैं एक और बात बताऊँ आपको, जेलों में आपको जितने भी पैंट कोट टाई वाले मिलेंगे ना, वो सारे चेक वाले मुल्ज़िम होंगे, अच्छा, बाकी सारे सुल्तान नहीं होंगे। जी, ठीक सही है? है। तो ये पढ़े-लिखे क्योंकि देहाती बंदा जो है ना वो चेक देता ही नहीं, ना उसके पास चेकबुक होती है, हाँ ना जी, उसको पता है, जी। ठीक है? तो ये सारे जो है ना ये चेक के केसेज़ ही पढ़े-लिखे लोग व्हाइट कॉलर क्राइम इसलिए इसको कहा जाता है। अच्छा, तो एक तो ये बात है। सही। दूसरी बात जो तरमीम है वो अब की नहीं है। वो 2018 से पहले की उन्होंने एक बिल भेजा था, लेकिन वो पास नहीं किया गया था। वो इस लिहाज से है कि ये जो कानून है, इसमें मैक्सिमम सज़ा है 3 साल। जी, जी। चेक की कोई मालियत नहीं है, यानी चेक अगर 10,000 का डिसऑनर हो जाए, तब भी 3 साल, चेक अगर 3 करोड़ का डिसऑनर हो जाए, तब भी सज़ा 3 साल। उन्होंने इस चीज़ को बेहतर करने के लिए कानून में जो तरमीम वो ये करने जा रहे हैं, अब बल्कि ये कानून पास होने वाला है या पास हो गया होगा या पास होने वाला है, क्योंकि उसपे आगे उन्होंने मज़ीद फर्दर काम किया है, कि अगर तो चेक की मालियत 10 लाख से कम है, तब सज़ा उसकी होगी 3 साल। ठीक, अगर चेक की मालियत 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम है, तो तब उसकी सज़ा होगी 5 साल। ठीक, यानी सज़ाएँ बढ़ाई हैं चेक की मालियत के लिहाज़ से। ठीक। अगर चेक की मालियत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के दरमियान है, यानी 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तब उसकी सज़ा होगी 7 साल।
और अगर चेक की मालियत 1 करोड़ से ज़्यादा है, फिर वो जितनी भी है 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, वो उसकी सज़ा होगी 10 साल। एक तो ये, यानी 3 साल जो फिक्स थी ना सज़ा, चाहे मालियत जो भी हो, उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जुर्माना जो था, पहले था मे एक्सटेंड टू, यानी कोर्ट जो है वो जितना भी जुर्माना करना चाहे वो कर सकती है। अब इन्होंने उसको भी फिक्स कर दिया कि जो चेक की रकम होगी, उससे डबल जुर्माना होगा। ठीक। ठीक है? तो ये तरमीम जो है ये करने जा रहे हैं। तो ये तरमीम जब मुकम्मल हो गई और तो फिर उसके बाद चेक के केसेज़ में यकीनन हालात कुछ और तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये प्रॉपर्टी क्लास में भी आ सकता है फिर, और दीगर चीज़ें भी फिर इसमें आएँगी। ठीक है। अच्छा सर, इसका ये मतलब है कि अभी तो ये मतलब इस तरमीम को भी मतलब आने में, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो अभी इन प्रोसेस है, अभी हुई नहीं है सर ये? पिछले दिनों मैं खबरें देख रहा था, तो ये इसको भेजा गया है अगर सेनेट में, तो ये मेरा ख़्याल है कि मुकम्मल या तो हो चुका है या होने वाली है तरमीम। अच्छा, मतलब करीब अब इस पे करीब। मज़ीद काम, हाँ, अब क्योंकि ये 2018 से पहले से चल रहा है ये मामला, तो अच्छा। अब ये तकरीबन जो है ना, ये शायद होने जा रहा है। तो सर आप इस चीज़ को खुशैन समझते हैं इस हवाले से, ये चेक के मामलात? देखिए, मैंने 2 बातें कर दी हैं। एक तो ये है कि मैंने कहा 50% केसेज़ झूठे होते हैं। दूसरा ये है कि ये ऑफ़ेंस एक हीनियस ऑफ़ेंस ज़रूर है। तो जहाँ पर जुर्म साबित हो, वहाँ बिल्कुल रियायत नहीं होनी चाहिए। सज़ाएँ बढ़नी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि चेक के केसेज़ को लाइटली ना लिया जाए कि जी साइन है तो ठीक है, मुल्ज़म को डाल दो अंदर, या तहरीर है तो ठीक है, तो मुल्ज़म को डाल दो अंदर। मुल्ज़म मुख्तलिफ़ तरीकों से चेक देते हैं। ठीक है? मैंने अर्ज़ की ना कि किस्तों पे सामान ले लें तब आप चेक देते हैं, बैंक से कर्ज़ा लें आप तब चेक देते हैं, आप पंचायत में बैठे चेक लिख के दे देते हैं किसी को। चेक तो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो है वो दिए जाते हैं। अभी एक रिसेंटली जजमेंट आई है हाई कोर्ट ने चेक की, जो वो ख़ारिज की है पर्चा ख़ारिज किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। वो क्या था कि जी, वो एक बंदा जेल में था किसी जुर्म में, और उसके बदले में दूसरी पार्टी ने वादा किया कि जी वो जो है ना, मुल्ज़म की तरफ से ही वादा किया गया कि उनकी जो खातून है घर में, बच्ची, उसकी शादी करेंगे, जो मुस्तगीज़ पार्टी को यानी देंगे वो बच्ची, शादी करेंगे। तो राज़ीनामा इस बिना पे हुआ, और साथ ज़ामन जो बना उसने चेक दिया कि अगर ये शादी ना की, तो ये 50 लाख मैं पे करूँगा, अगर इन्होंने लड़की की शादी ना की तो। और बाद में ये हुआ कि मुल्ज़म साहब छुट के बाहर आ गए, शादी से मुकर गए, और जिसने चेक दिया था उस पे पर्चा हो गया। तो वो सेशन जज ने बेल भी खारिज कर दी उसकी, लेकिन हाई कोर्ट ने पर्चा ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि जी लड़की की शादी ना की तो 50 लाख दूँगा, और उसका चेक। चेक तो होगा किसी रकम की आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, ठीक है? ओरिजिनल को आपसे किसी ने कर्ज़ा लिया है या कोई और मामला हो, डिस्चार्ज तो ऑफ ये तो लायबिलिटी आ जाती है सर। जी, जी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये उन्होंने एफआईआर खारिज की इस पे। अच्छा। मतलब ये कि चेक के मामले की को गहराई से देखना चाहिए। सही। बल्कि एक और जजमेंट ये भी आई है कि जो बैंक जो होते हैं वो ब्लैंक चेक लेते हैं, जी, जी। ठीक है? बैंक को चेक आपने दिया भी हो, कुछ ऐसा हुआ कि बैंकों ने उस चेक की बुनियाद पे एफआईआर करा दी। जी, जी। तो एक बंदे ने कर्जा लिया, उसने चेक दिया, वो डिसऑनर हुआ, उस पे एफआईआर करा दी। तो हाई कोर्ट ने वो एफआईआर भी क्वैश कर दी। अच्छा। उन्होंने कहा कि बैंक का अपना एक प्रोसीजर मौजूद है, बैंक का अपना लॉ मौजूद है स्पेशल। रिकवरी सिर्फ़ उसी कानून के तहत हो सकती है। एफआईआर के बैंक के मनी पास चेक डिपॉज़िट। होगा, उस मनी बैंक के डिपॉज़िट पास चेक होगा तो उस पे 494 ऐप के तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। नहीं हो ये इस पे सकती। हाँ जी, हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है। और हमारी, मैंने बताया कि सर्विस है बाकायदा केस लॉज़ की भी, तो जो भी मैं केस लॉ बता रहा हूँ, अगर किसी का कोई भी लीगल इश्यू हो, तो वो केस लॉ भी ले सकता है उस सर्विस के तहत फीस पे करके। तो ये सारे फैसले मौजूद हैं हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, या मुख्तलिफ अदालतों के। सर, अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ जो मतलब ये चेक के हवाले से मतलब चीज़ आपको पता है कि ये अब चूँकि कई दफ़ा रोज़मर्रा का मतलब कारोबारी लेन-देन होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर 2 अफ़राद के हवाले से। लेकिन अगर बीच में एक कंपनी का चेक हो, तो ये 489 एफ का जो एफआईआर है, ये कंपनी के किसी डायरेक्टर के ऊपर भी मतलब होगी, या कि किस तरह होगा सर? ये हो तो किसी पे भी सकती है, जो चेक इश्यूइंग अथॉरिटी है, ये उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन इसके मामलात देखे जाएँगे कि मामलात क्या हैं, ठीक है? कि चेक क्यों दिया गया, किन हालात में दिया गया। बाज़ दफ़ा सिग्नेचर होते हैं चेक बुक के ऊपर, तहरीर नहीं होती, ठीक है? ठीक है। तो तहरीर भी उन्हीं की होनी चाहिए,
और दूसरी बात, वैसे मैं ये अपने जो नाज़रीन को बताना चाहूँगा, कोशिश करें चेक के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन मत करें। ये ठीक। दो-धारी तलवार है, ठीक है? ये दोनों के लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। जिसने चेक जारी किया उसके लिए भी, जिसने चेक लिया उसके लिए भी। ठीक। तो अगर आपने पेमेंट करनी है तो या पेमेंट लेनी है तो पे ऑर्डर ज़्यादा बेहतर चॉइस है। उसकी वजह ये होती है कि पे ऑर्डर जो है ना, वो डिसऑनर नहीं हो सकता। जी, पे ज़ाहिर ऑर्डर जा वो तो पहले ही हो जाता है पेमेंट। पे ऑर्डर जारी उस वक़्त होता है जब आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, पड़े होंगे, ज़ाहिर बात है। वरना जारी नहीं होगा। जारी नहीं होगा। इसलिए चेक से ट्रांज़ैक्शन ना हो तो बेहतर है। जी, बहुत बेहतर। नाज़रीन, आपने ये बड़े कुछ बारीक ऐसे नुकात जो चेक के हवाले से थे, और आपने देखा कि रोज़मर्रा के मामलात में जो कई लोग चेक के मामलात को बड़ा लाइटली लेते हैं और मतलब किसके हवाले कर देते हैं। तो इस हवाले से एक तो आपके जो चीज़ आपकी आज इल्म में आई होगी कि ये चीज़ें बिल्कुल जैसे हमारे बड़े ही मतलब एहतराम के लायक और मोहतरम हमारे जो शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब हमारे मेहमान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शिफ्ट कोर्ट, इन्होंने ये फरमाई कि ये एक दो धारी तलवार की तरह होती है, और चेक का लेन देन जो है वो बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने बेहतर एक इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए जो एक चीज़ बड़ी मददगार साबित होगी कि किसी से भी रकम का जो लेन देन है वो आप बजरिया पे ऑर्डर करें, क्योंकि पे ऑर्डर जो है वो बनता ही उसी सूरत में है जब अकाउंट में रकम मौजूद हो, वरना वो पे ऑर्डर बनता नहीं है। तो इसमें इन्होंने जो एक इस हवाले से ज़िक्र किया, मैं समझता हूँ वो भी बड़ी एक हेल्पफुल आप सब भाइयों के, जो हमारे वकला भाई हैं उनके लिए भी, और एक जो हमारे जो शहरी हैं उनके हवाले से भी, कि अगर इससे मुंसलिक कोई भी मतलब रहनुमाई जो केस लॉस के हवाले से आपको चाहिए हो, तो इन्होंने एसएनए लॉ एसोसिएट्स की एक सर्विस है जिसमें आपको मुतलका जो केस है वो फीस के अगेंस्ट जो है वो आपको मिल सकता है। तो आप वो इनसे रब्ता करके जो है अपना मुतलका जो केस डिस्कस भी कर सकते हैं, और इसके अलावा वो जो सर्विस इनकी है उससे आप केस लॉ हासिल भी कर सकते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इनमें से आज की वीडियो में से आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो के अख्ताम में मैं अपने बड़े मोहतरम और बड़े ही एहतराम के लायक अपने भाई शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम मौजू के ऊपर जो है आज उन्होंने गुफ्तगू हमारे साथ इसमें की। मैं आज के जो वीडियो है उसका अख्ताम करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। एडवोकेट इक्यान शाह को, शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अपना, अपने गिरदुनवा का और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।